नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की चर्चा का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन, विकसित देश और उनका दायित्व। भारत के दौरे पर आए जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मंच पर एक बड़ा भागीदार है। जॉन केरी ने कहा कि भारत द्वारा उठाए जाने वाले निर्णायक कदम अब ये निर्धारित करेंगे कि आगामी पीढ़ियों के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने होंगे। जलवायु परिवर्तन पर वर्चुअल वैश्विक शिखर सम्मेलन के पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका 2030 तक उत्सर्जन के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा करेगा। मौजूदा वक्त में भारत को दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है। देश लगभग अपनी 2/3 ऊर्जा को बनाने के लिए जीवाश्म ईंधनों या फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। ऐसे में कार्बन के शून्य उत्सर्जन को लेकर भारत की क्या तैयारी है, भारत कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ ही क्योंकि भारत और दूसरे जो विकासशील देश हैं वो ये चाहते हैं कि अमीर देश उत्सर्जन कम करने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों का भी क्या दायित्व होना चाहिए, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। आर रश्मि हैं, आप पूर्व विशेष सचिव हैं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही अविनाश मोहंती हैं, आप प्रोग्राम लीड हैं CEEW, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं आर रश्मि जी से करना चाहूँगी। सर, प्रधानमंत्री और जॉन केरी की जो मुलाकात हुई और जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को बताया कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की निर्णायक भूमिका है, इसके क्या मायने हैं, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी। यह विषय बड़ा सामयिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण भी, चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो विशेष दूत हैं उन्होंने जो मसला भारत के सामने रखा है वो यह है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में करने के लिए सारे विश्व के सारे देशों की सहमति और उनका सहयोग आवश्यक है। तो इसमें एक बात जो कही जा रही है, जो आपने अभी इसका जिक्र किया, कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका उत्सर्जन है। लेकिन इसमें एक और बात सामने आनी चाहिए कि भारत रैंक में तो तीसरा है, लेकिन उसका कुल प्रतिशत जो वैश्विक उत्सर्जन है उसमें मात्र 4% है। और इसके बनाम अमेरिका का अगर देखें और चीन का देखें तो वो कहीं ज़्यादा है। और चीन जैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है और उसकी भागीदारी करीब 20 से 22% है आजकल। अमेरिका का उत्सर्जन करीब 16% है विश्व के उत्सर्जन में, और भारत का मात्र 4% है जी। तो अगर हम टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो भारत का उत्सर्जन काफी कम है उस मामले में। इसलिए जिम्मेदारी तो सारे देशों की अवश्य है, सहयोग सबका होना चाहिए, लेकिन सहयोग उनकी जिम्मेदारी के परिमाण में और उसके अनुपात में होना चाहिए। तो भारत की जिम्मेदारी ये बनती है कि वह इसमें सहयोग करे, और इसमें भारत ने अच्छी भूमिका निभाई है। आपको याद होगा पेरिस एग्रीमेंट जब 2015 में सारे विश्व ने जब ये समझौता लागू हुआ था तो उसमें बाकी देशों की तरह भारत ने भी अपना NDC सबके सामने, विश्व के सामने रखा है। और NDC जिसे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो देश का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय एक बंधन है, वह सबके सामने है। और उसमें भारत ने जो 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको आश्चर्य जानकर यह होगा कि G20 के जो 20 देश हैं उनमें भारत सबसे अग्रणी देश है। G20 का अकेला देश है जिसने अपने NDC को प्राप्त करने में और पूर्ण करने में सबसे ज्यादा सक्षमता दिखाई है, क्योंकि विश्व का लक्ष्य है कि हम जलवायु नियंत्रण को इस तरह से करें कि 2 डिग्री से नीचे रखें उसके टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री से नीचे रखें। तो हमारा जो उत्सर्जन का जो विकास का जो दर है वो 2 डिग्री के मुताबिक सबसे ज्यादा संयमित है बाकी देशों के मुकाबले। तो इस तरह से हमारी प्रगति तो काफी अच्छी है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि IPCC जो है, जो विश्व की जो वैज्ञानिकों की संस्था है, उसके हिसाब से अगर हमें जलवायु को
1.5 डिग्री या 2 डिग्री पर नियंत्रित करना है, तो उसके लिए सारे विश्व को मिल करके अपने उत्सर्जन को 2030 तक 2005 के मुकाबले आधा कर देना है। 45 डिग्री परसेंट नीचे लाना है। तो यह 45% की जो गिरावट है वो सिर्फ एक या दो देश नहीं कर सकते। इसमें सभी जो विकसित देश हैं उनकी बड़ी भूमिका है। सामूहिक जिम्मेदारी इसमें जरूरी है। जिम्मेदारी के बिल्कुल, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। अविनाश मोहंती, मैं आपका रुख कर लेना चाहूंगी। जो बातें आर रश्मि ने भी कही कि वैश्विक उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो भारत की जो भूमिका है या उसका जो योगदान है बेहद कम 4% है। अमेरिका और चीन का कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर अमेरिका ये कह रहा है या बाकी जो विकसित देश हैं उनकी नजरें भारत के ऊपर है कि भारत की भूमिका निर्णायक होगी। आप देख रहे हैं कि G20 में भी NDC के लक्ष्य को मीट करने में भारत एकमात्र ऐसा देश है। तो ऐसे में जो विकसित देश हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अपने ऊपर लेने की जरूरत है, या वो देश जिनका उत्सर्जन में ज्यादा योगदान है, उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ऐसे में भारत की भूमिका को और इन विकसित देशों की भूमिका को जलवायु परिवर्तन को लेकर आप कैसे देखते हैं? तो ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है जो चल रहा है, इसको मैं थोड़ा कार्बन एमिशन से दूर थोड़ा साइड करके मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट क्या है एंड ग्लोबल साउथ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिया के ऊपर। इंडिया इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ग्लोबली, और साउथ एशिया जो है वो सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में आता है, जो साउथ एशिया की कंट्रीज है। अगर एस्टिमेट्स को माना जाए तो बेसिकली 1.8% इक्विवेलेंट ऑफ जीडीपी 2050 तक साउथ एशिया की कंट्रीज लूज करने वाले हैं। अगर हम एनडीसीज जो भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं उसको अगर स्टिक करते हैं देन 1.3% इक्विवेलेंट ऑफ जीडीपी हम लूज करेंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो ये जो सारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है 2 डिग्री की लिमिटेशन और 1.5 डिग्री की लिमिटेशन के ओर, अभी रिसेंटली CW ने एक स्टडी निकाला था, रिपोर्ट रिलीज किया था, जो कहता है कि 75% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एक्चुअली एक्सट्रीम इवेंट से के हॉटस्पॉट्स हैं। एंड ये जो परिवर्तन है ये 0.6 डिग्री राइज का है। तो एक तरफ है कि हम अपनी डेवलपमेंट और हमारी कार्बन एमिशंस को न्यूट्रल भी रखें और कंट्रीब्यूशंस जो है उसको माने, टारगेट्स को माने, एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि कैसे हम अपनी जो इम्पैक्ट्स है जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है उसको हम कैसे कम करें। और इसको कैसे कम करेंगे आगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन खाली ये जो साइलोड कॉन्वर्सेशन है कि भारत को इतना कम करना चाहिए या फिर अमेरिका ने इतना डेवलपमेंट किया है उसके वजह से अमेरिका एक्चुअली दायी है या भारत दायी है, भारत ने एक्चुअली ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले कर चुका है। इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की थॉट लीडरशिप थी। अभी रिसेंटली कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इंडिया की थॉट लीडरशिप है जो 2019 में स्टार्ट हुई है। तो काफी काम इंडिया ग्लोबल लेवल में अपनी थॉट लीडरशिप से क्लाइमेट चेंज की एजेंडा को स्टीयर कर रहा है। एंड इसमें डेवलप्ड नेशंस का बहुत ज्यादा भूमिका है, इस वजह से नहीं कि वो ज्यादा पोल्यूट करते हैं या फिर ज्यादा डेवलपमेंट उनके लिए है, रादर उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। और सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इस कंट्रीज में है। तो हमें इस कॉन्वर्सेशन को इस तरीके से देखना चाहिए रादर दैन किसी के ऊपर ब्लेम डालना। मुझे नहीं लगता है कि हमें एक्चुअली कुछ अचीव कर पाएंगे अगर हमें 2030 तक, क्योंकि हमारे पास एक दशक है, जैसे रश्मि जी ने कहा कि हमारे एक्शंस को स्टेप अप करना है, और ये एक्शंस सिर्फ मिटिगेशन फोकस नहीं हो सकता, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन को बेनिफिट फोकस्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के चूंकि डेवलपिंग नेशन जो है इम्पैक्ट उन पर ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग का। जी बिल्कुल अविनाश मोहंती जी, जो बातें आपने उठाई एक बेहद दिलचस्प बात की, जो ग्लोबल नेशन हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें इम्पैक्ट ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो ऐसे में उनकी चिंता, उनकी चुनौतियाँ कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आर रश्मि जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि जो भारत है या दूसरे विकासशील देश हैं वो चाहते हैं कि जो अमीर देश हैं वो उत्सर्जन कम करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ऐतिहासिक रूप से वो ज़्यादा जिम्मेदार रहे हैं। इस बीच जो शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को लेकर जो बात सामने आ रही है, और इसमें मैं जानना चाहूँगी कि
क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कोयले पर निर्भर है, और इसे लेकर भारत के सामने आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? क्योंकि एक लक्ष्य ये है कि भाई शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए, ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। शून्य उत्सर्जन के बाद कुछ सालों से उठ रही थी, और अभी अभी चूंकि बाइडेन प्रशासन जब पेरिस संधि का हिस्सा बन गया, तब से यह बात थोड़ी ज्यादा सामने आने लगी है। तो शून्य उत्सर्जन के बाद जहां तक है, पहले इसको तकनीकी रूप में समझने की आवश्यकता है, तब हम इसका असली रूप समझ सकेंगे, समस्या का को हल करने में सफल हो पाएंगे। शून्य उत्सर्जन का मतलब यह है कि हम 2050 तक सारी दुनिया के कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर दें। लेकिन यह लक्ष्य ऐसा है, यह एक बड़ा भीषण लक्ष्य है, और चूंकि हमारी अभी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है सभी ज्यादातर कार्बन और फॉसिल फ्यूल पर आधारित हैं, जिनमें कार्बन उत्सर्जन होता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है विकसित देशों का है। जैसे अमेरिका का मैंने बताया, चीन का जैसे कि 22% उत्सर्जन का होता है, अमेरिका का 16% उत्सर्जन होता है पूरी वैश्विक उत्सर्जन में, उनकी हिस्सेदारी है। EU है, यूरोपियन यूनियन है, उसका करीब वैसे ही 18 से 20% है। तो अगर इन देशों को लें, अगर ये अपना कार्बन उत्सर्जन घटाएंगे तो इन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इन्हें 2050 तक अपने उत्सर्जन को शून्य कर देना है। लेकिन एक डिफरेंस जो अंतर उन देशों में और हमारे बीच में यह है कि ये सारे विकसित देश हैं जिनका उत्सर्जन अपने चरम सीमा पर पहले ही पहुंच चुका है। क्योतो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये इन सारे देशों की प्रतिबद्धता थी कि 1990 तक ये अपनी एमिशंस को पीक कर देंगे, यानी चरम सीमा तक प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद घटाएंगे। हमारा तो अभी एमिशंस पीक ही नहीं किया है। अभी हमारा भारत ऐसा देश है जिसके उत्सर्जन जिसका बढ़ रहा है, अभी हम अपने चरम तक ही नहीं पहुंचे हैं। तो उसको शून्य करने के बाद तो तभी उठती है जब इसको हम चरम सीमा हासिल कर लेंगे। और हमारी उत्सर्जन की चरम सीमा कब होगी, या अभी कोई एनर्जी का ऐसा मॉडल अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास जो ये बता सके। लेकिन अंदाजा अमूमन हम ये ऐसा समझते हैं, 2-3 ऐसी स्टडीज हुई हैं, जैसे टेरी ने की है, कुछ CW ने की है, जिससे ये लगता है कि 2050 के आसपास ही जाकर के हम अपने उत्सर्जन को चरम सीमा तक हासिल कर पाएंगे। तो इसके बाद अगर हम शून्य उत्सर्जन की बात करते हैं तो 2060 में होगा या 70 में होगा, यह बात की बात है। चीन जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कुछ ऐसे देशों ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2050 चीन ने 2060 बोला है, UK ने 2050 बोला है, यूरोपियन यूनियन ने 2050 कहा है। शायद अमेरिका अभी 22 अप्रैल को कुछ घोषणा करे इस मामले में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही उठती है कि जो कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला और तेल, इसको अभी हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। अगर हमें इसे बदलना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना होगा। इसके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करना होगा, जैसे हाइड्रोजन पर आधारित टेक्नोलॉजी या ट्रांजिशनल फ्यूल्स या सोलर एनर्जी या इस तरह की। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट और स्केलिंग अप, इसका जो परिमाण है इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि अभी तत्काल 10 से 20 साल के अंदर में संभव नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए योजनाबद्ध रूप में काम करना होगा। बिल्कुल, और इसके लिए पहले विकसित देशों को आगे आना होगा। बिल्कुल, और इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है। मैं अविनाश मोहंती आपका रुख करना चाहूंगी। नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है, मैं चाहूंगी इससे पहले जो शून्य उत्सर्जन है और जो भारत की इसको लेकर जो चुनौतियां हैं, जो भारत की निर्भरता है ऊर्जा के स्रोतों को लेकर, इस पर भी आप जिक्र करें। उसके बाद जो भारत जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक की हम बात कर रहे हैं, उस दिशा में भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था पहले अपने कुछ संबोधनों में कि भारत काफ़ी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसे लेकर आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले समय में इसका जो लाभ है या फायदा है वो किस रूप में हम देखेंगे? किसी भी सोसाइटी को अगर हमें 3 पिलर्स में डिवाइड करें उसकी डेवलपमेंटल एजेंडा को, देन जॉब्स, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी हम कहते हैं। लास्ट ईयर CW ने अपनी एक जब कोविड पैंडेमिक ने पूरी ग्लोबल हिट की, तो इंडिया की जो ट्रांजिशन स्टोरी है वो कैसी होनी चाहिए, उसको लेके जॉब ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी हम लोगों ने रिलीज किया था CW में। एंड ये जो जॉब्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी है, ये सिर्फ
रिन्यूएबल के ऊपर या ट्रांजिशनल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटीज का बहुत बड़ा रोल है, एट द सेम टाइम डिफरेंट लेयर्स ऑफ कम्युनिटीज। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज, जैसे कि अभी रश्मि जी ने कहा कि ये जो हाइप है डिस्कशन अभी नेट जीरो का या फिर कार्बन न्यूट्रल का, ये सारा डिस्कशन हाइप हो रहा है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्योंकि चाइना ने फर्स्ट कमिट कर दिया एंड दे हैव गिवन आउट अ ईयर, एंड दूसरा ये है कि अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर चुकी थी, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर उन्होंने दे हैव कमिटेड देमसेल्फ टू पेरिस एग्रीमेंट, एंड ये पूरा डिस्कशन फिर से चल रहा है। बट ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन एक्चुअली वेस्टर्न ड्रिवन है, काफी वेस्टर्न वर्ल्ड ड्रिवन है। इसको हमें लोकलाइज करना होगा एंड इसको हमें रीजनल स्पेसिफिक करना होगा, एंड इसके मामले में भारत ने अपनी थॉट लीडरशिप काफी ज्यादा प्रूव कर चुके हैं। इसीलिए सारे कंट्रीज जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो भारत की ओर रुख करते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल्स की बात हो या ट्रांजिशनल फ्यूल्स की बात हो या हाइड्रोजन की हो। आई मीन हाइड्रोजन, अभी रिसेंट बजट्स में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना ज्यादा एफर्ट एंड फोकस दिया गया है। सो ये डेवलपमेंटल पाथवेज हमारा है जो कि हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, लेकिन किस साल तक हम कर पाएंगे, किस साल तक हम अचीव कर पाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया हो या फिर ग्लोबल साउथ की अदर डेवलपिंग नेशंस जो हैं, यहाँ पे डेवलपमेंटल एजेंडा के लिए, ऐसे ट्रांजिशनल डेवलपमेंट के लिए हमारी फंडिंग जो आती है प्राइमरीली पब्लिक एक्सपेंडिचर से आती है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से हमें हटके एक्चुअली ग्लोबल फंड्स और एक रिस्क पूल फंड के ऊपर हमें डिपेंडेंट होना होगा और क्रिएट करना होगा। क्योंकि अभी अगर इंडिया में देखा जाए, सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, इंडिया हो या ग्लोबल साउथ हो, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड नेशंस है, बट इस कंट्रीज में सबसे ज्यादा कम इंश्योरेंस भी है। हमारी सेक्टर्स इंश्योर्ड नहीं है, हमारी रिस्क इंश्योर्ड नहीं है, एंड इसके वजह से हमारी लॉसेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्लाइमेट चेंज के वजह से। सो ये एक पैरेलल डिस्कशन है जिसको हमें कन्वर्ज करना चाहिए, ना कि साइलो में हमारी कॉन्वर्सेशंस को रखना चाहिए। और रहा सवाल इंडिया कब तक अचीव करेगी, कब तक नहीं करेगी, अभी रिसेंटली CW ने एक स्टडी रिलीज किया था कि, और रश्मि जी ने जैसे कहा कि इंडिया अपनी पिकिंग ईयर तक पहुंचा ही नहीं है, एंड फिर उसके बाद हम कम करने के लिए बात करें। तो CW ने जो स्टडी किया था, इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया की ट्रांजिशनल स्टोरी जो है वो काफी ग्रीन रिकवरी की ओर है, एंड एट द सेम टाइम वो ग्रीन प्रूफ भी है, क्योंकि हमारी एफर्ट रह चुकी है। अब यहाँ पे ग्लोबल डेवलप्ड नेशंस का ये रोल रहता है कि कैसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज की एक्सचेंज हो पाए। ऐसा नहीं हो कि ये टेक्नोलॉजी जो जर्मन हो या फिर अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, वो सिर्फ उन्हीं देशों में रहे, वो बाकी लिस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के पास आ पाए एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड है, जो फंडिंग की पुश चाहिए, हमारे पास ग्लोबली शॉर्टेज है काफी ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की। ऑलमोस्ट अगर 65% क्लाइमेट फाइनेंस की हमारी शॉर्टेजेस हैं, अगर ग्लोबल एस्टिमेट्स माना जाए। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है एंड एस्टिमेट किया है। एंड एट द सेम टाइम मैंने जैसे कि बताया था कि 1.8% तक का हमारा GDP लॉस हो सकता है 2050 तक। तो ये सारे एस्टिमेट्स जो हैं, इनको अगर हम सही से देखें तो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ये हमें देता है कि हमारी ग्रोथ और ट्रांजिशनल स्टोरी जहां पे ग्रीन है और सस्टेनेबल है, बट एट द सेम टाइम हमें दूसरे डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनके साथ मिलके एक रीजनल एजेंडा बनाना चाहिए इसके लिए, ना ही वेस्टर्न ड्रिवन एजेंडा के ओर हमें अपने आप को एक्सेप्टेंस लेवल प्रोवाइड करना चाहिए। वो बहुत बढ़िया है, बट हमारी टारगेट्स जो है वो रीजनल लेवल पे बहुत ज्यादा कोहेसिव वे में आनी चाहिए। एंड ग्लोबल साउथ एक ऐसा नेशन है जो कि पूरी वर्ल्ड देख रही है इसको अपनी डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक ट्रांजिशन ट्रैजेक्टरी के वजह से, तो ये कंट्रीज कर ही पाएंगे जी, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, आपने जो बातें उठाई कि वैश्विक पूरे तौर पर सभी की जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए, और जो बात आपने ग्लोबल फाइनेंस का मुद्दा उठाया जिसकी शॉर्टेज है, उसे लेकर मैं प्रश्न करना चाहूँगी रश्मि आपसे। पर्यावरण मंत्री ने भी पिछले महीने कहा था कि पेरिस समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जलवायु वित्त पोषण और हरित तकनीक के वायदे का जो
फायदा विकासशील देशों को मिलना था वो अब तक नहीं मिला और इस राह में कई रुकावटें हैं। तो कहीं ना कहीं इसे एड्रेस करने की जरूरत है क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, जैसा महंती जी ने कहा कि हमारी जो वित्तीय जरूरत है इस उत्सर्जन से को घटाने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना है, हमें कोल का उत्पादन और कोल का उपभोग घटाना है। तो इसके लिए हमें नई ऊर्जा के स्रोतों का उत्पादन करना होगा और इसके लिए बड़े लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर हमें नए संसाधनों का प्रयोग करना है। इसके लिए साधन कहाँ से आएंगे, इसके लिए जो तकनीक लगेगी वो कहाँ से आएगी, और इसमें तो सारे विश्व का इसमें योगदान आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर शायद इतना बड़ा स्केल अप नहीं कर पाए तत्काल। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे सोलर से। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन असल में आपने जो शून्य उत्सर्जन की बात की थी, अगर सच में वो हासिल करना है 2050 तक, तो हमें इस 450 की संख्या को करीब 6000 तक ले जाना है। 6000 गीगावाट्स, विच मीन्स करीब 6 लाख गीगावाट्स हमें ऊर्जा पैदा करनी होगी सोलर ऊर्जा के माध्यम से। यह आसान काम नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें तकनीक भी चाहिए। तो इसमें क्या विश्व की तरफ से, वैश्विक देशों की तरफ से क्या योगदान मिल रहा है? जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना है उसमें मात्र $10 बिलियन का अभी तक प्रावधान हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है। तो हमें एक नई सोच की आवश्यकता है। अगर हम सच में पेरिस समझौते में, अगर 2021 के अंत में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें जो बाइडेन की तरफ से, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये जॉन केरी शामिल होंगे, वो क्या हमारे सामने इस चुनौती को पूरा करने के लिए क्या कोई नया प्रस्ताव लेकर आएंगे ताकि विश्व के देशों की मदद हो सके, भारत जैसे देशों की मदद हो सके? यह सोचने की बात है। इसके लिए किस तरह का नया कोई ग्लोबल फंड क्रिएट किया जा सकता है, कोई नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम हाइड्रोजन की तरफ चल पाएं। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही एक्सपेंसिव है, अभी डेवलपमेंट के फेज में है, लेकिन उसकी आवश्यकता है, जो कि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, लौह उद्योग है, आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, बिना कोयले के चल नहीं सकती। और इनका एक ही उपाय है कि हम इन्हें हाइड्रोजन पर आधारित करें। तो हाइड्रोजन पर अगर इन्हें बेस करना है तो हमें इस तकनीक की आवश्यकता है और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो इसके लिए ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसके ऊपर और ग्लोबल रिसोर्सेज का भी कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसे में विकसित देशों की जिम्मेदारी, उनकी भागीदारी, उनका सहयोग जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। चूंकि वक्त की कमी, एक आखिरी क्वेश्चन अविनाश मोहंती जी मैं आपसे रुख करना चाहूँगी। जो पेरिस समझौते के लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, फिलहाल हम उसमें कितना आगे बढ़े हैं, लेकिन भारत ने काफ़ी हद तक अपनी तरफ से कोशिशें की हैं और वैश्विक लेवल पर उसकी कई बार तारीफ भी हुई है, लेकिन बाकी जो लोग हैं इस समझौते के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसको लेकर हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं और अभी कौन से मुद्दे हैं जिन पर फोकस किए जाने की जरूरत है? आगामी शिखर सम्मेलन होने वाला है और उसको लेकर क्या टारगेट सेट करने की जरूरत है? थैंक यू सो मच कि आपने ये जो मुद्दा है ये उठाया कि हमारी एग्रीमेंट और या फिर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के किस लेवल पे हम हैं। जैसे रश्मि जी ने कहा, एंड ये ग्लोबली अभी अक्लेम्ड है कि इंडिया अपनी एनडीसीज को अचीव करने वाली है, टारगेट्स के एकदम बिल्कुल सही ट्रैक में है, सब कुछ है। बट एक मुद्दा है जो काफी ओवरलुक हो गया है, वो है अडेप्टेशन और रेजिलियंस की। जो अडेप्टेशन है हमारी कम्युनिटीज की, हमारी सिस्टम्स की, हमारी स्टेक होल्डर्स की, हमारी पॉपुलेशंस की और हमारी सेक्टर्स की, उसके बारे में चर्चा बहुत कम हुई थी। पिछले साल जब क्लाइमेट एम्बिशन समिट हो रहा था तो वहां पे यूएन के हेड ने ये कहा था कि हमारी फोकस अडेप्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर इस नेक्स्ट 10 इयर्स में हमें हमारी जो लॉस एंड डैमेजेस की परसेंटेज है, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जो जस्ट ट्रांजिशन है, हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है और ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे हर साल हमें साइक्लोन्स, फ्लड और ड्राउट का सामना करना पड़े या फिर उनके कंपाउंडेड इंपैक्ट्स का सामना करना पड़े, तो हम जितना ग्रोथ करेंगे, जितना हम रिसोर्सफुल होंगे, उससे कहीं ज्यादा
हम एक्चुअली लॉस एंड डैमेज करते रहेंगे। एंड ये कहा गया है, ग्लोबल एस्टिमेट्स की माना जाए तो $1 जो स्पेंड किया जाता है प्रिपेयर्डनेस में, वो एक्चुअली $2 आपकी बचा सकती है। तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन, ये जो दो साइलोड अप्रोचेस हैं, इनको मिलाना पड़ेगा। और मिलाते हुए हमें हमारी जो प्राइमरी सेक्टर्स है, जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्या हम अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं? अभी कोशिश बहुत चल रही है, लेकिन पिस मिल में चल रही है। इस पिस मिल को हमें कंबाइन करना होगा और एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की स्टोरी निकालनी होगी, तभी जाके हम एक्चुअली एक रेजिलिएंट और क्लाइमेट प्रूफ सोसाइटी बना सकते हैं। सिर्फ भारत के लिए नहीं, उनके नागरिकों के लिए नहीं, रादर ग्लोबल साउथ के लिए ये जो एजेंडा है ये काफी आगे जा सकता है। फिर से मैं एग्जांपल दूंगा CDRI का, जो 2019 में इंडिया के थॉट लीडरशिप में शुरू हुई थी। वहां पे 22 कंट्री जुड़ चुके हैं, और वहां पे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है या फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस नहीं है, वहां पे डेवलप्ड नेशंस भी हैं जो जुड़ चुके हैं और इस एजेंडा को आगे ले रहे हैं। और पहले टर्म के लिए इंडिया और UK दोनों ही को-चेयर्स हैं इसके लिए। तो ये जो एजेंडा है, इसको सिर्फ एजेंडा के तौर पे ना रखा जाए, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जाए। एंड CDRI जैसी संस्थाएं हैं, इनको और आगे बढ़ के काम करना होगा, और साथ ही साथ इंडिया की थॉट लीडरशिप आगे और भी बढ़ी जाएगी, और बहुत ही इसका तारीफ होगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। और ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब सभी के इसमें सामूहिक भागीदारी होगी अपनी जिम्मेदारियों के साथ। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो भारत जो है उसकी बड़ी भूमिका है, और भारत अपनी भूमिका के तहत आगे बढ़ भी रहा है, कदम उठा रहा है। लेकिन जो लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को लेकर अब तक निर्धारित किए गए हैं या निर्धारित किए जाने हैं, उसमें सभी की सामूहिक जिम्मेदारी, सहयोग और खासकर विकसित देशों को अपने दायित्वों को समझना होगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों और G20 संगठन के सदस्य देशों को इस क्षेत्र में मिसाल कायम करनी होगी। विकसित देशों को अपनी उन प्रतिबद्धताओं पर अमल करना होगा जो उन्होंने 10 वर्ष पहले जाहिर की थी, और पेरिस समझौते में भी जिन बातों पर जोर दिया गया था, इन प्रतिबद्धताओं में विकासशील देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष $100 अरब की रकम भी मुहैया कराना शामिल था। ये प्रतिबद्धताएं COP26 सम्मेलन के रास्ते पर चलते हुए पूरी होनी चाहिए, तभी जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं उसे पा सकेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।